आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं भ्रष्टाचार की। मोदी सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुआ है? क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्योंकि खुद आरएसएस ने अपने पर्चा जो उनका होता है द ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिखा है और जिसमें भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बताया है। कर्नाटक में जो हार हुई है उसमें भ्रष्टाचार का बहुत अहम किरदार रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ। आरएसएस का कहना है कि जब भ्रष्टाचार का बचाव करना पड़ा। सवाल यह है कि बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, बात मध्य प्रदेश में जो अभी विधानसभा चुनाव होना है वहां पर भी जो घोटालों की एक लंबी लिस्ट है उसका क्या होगा। और फिर बात सूबों की भी नहीं है, बात यह है कि मोदी सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसका क्या होगा, उसका बचाव कैसे किया जाएगा। 2019 में भी यह बड़ा मामला उठाया गया था, लेकिन पुलवामा के बाद तमाम ये जो मामला थे वो पसमंजर में चले गए और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई और ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ गई। अब तो ये बात भी सामने आ गई है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा भी है। इन तमाम बातों पर मैं रोशनी डालूंगा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं 2014 से लेकर के अब तक के पूरे सफर की, कि कहां कहां मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में चुप रहना पड़ रहा है और कहां कहां बचाव करना पड़ रहा है। पूरी इसकी एक लंबी फेहरिस्त है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, और ये कितना बड़ा मसला बन जाएगी बीजेपी के लिए और इस पर आरएसएस की क्या राय होगी उस पर भी रोशनी डाली जाएगी। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये बहुत बड़ा नारा बन गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मतलब ये कि न भ्रष्टाचार करूंगा और न भ्रष्टाचार करने दूंगा। लेकिन कर्नाटक में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसके दौर में हो गया? मोदी जी के दौर में। मोदी जी अपोजिशन के खिलाफ तो ईडी और सीबीआई लगाए रखा, लेकिन जहां जहां उनकी हुकूमतें थी, चाहे वो कर्नाटक ही क्यों न हो, वहां भ्रष्टाचार में सरकार डूब गई। कमीशन खोरी जो है वो मंजरे आम पर आ गई, लेकिन न ईडी पहुंची न सीबीआई। बहरहाल हम ये देखें अगर 2024 में, तो पहली बार यानी 30 साल में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, भरपूर सरकार आई थी मोदी जी की। और इसको लेकर के बड़ी खुशी थी। लोग समझ रहे थे कि अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि कई नारे एक साथ आए थे। मैं सिर्फ अभी न खाऊंगा न खाने दूंगा पर बात कर रहा हूं। मैं अभी बात नहीं करूंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं बात नहीं करूंगा कि अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी। मैं इन तमाम चीजों पर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार पर बात करूंगा। लेकिन अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि आपने देखा कि विजय माल्या का सामने आ गया मामला, पूरा मामला सामने आ गया। फिर आपने देखा कि पीएनबी का घोटाला, जो बहुत बड़ा घोटाला था, वो सामने आया। फिर इसके बाद नोटबंदी, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि जो जो वादे नोटबंदी के लिए किए गए थे वो आज तक नजर नहीं आए। लेकिन घोटाला जो है वो कैसे हुआ ये बात अलग है कि उसको अंडर कारपेट कर दिया गया, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे ये कि ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। फिर जीएसटी, आप देखिए कि सरकार जीएसटी जिस तरह से ले आई है, किन किन लोगों को उसका फायदा हुआ, छोटे रोजगार पर कैसे हमला हुआ, कैसे नुकसान पहुंचा। ये तमाम चीजें जो हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, उन्होंने इसकी तफसील पेश की है। फिर इसके बाद नीरव मोदी आ गए, फिर इसके बाद मेहुल चोकसी आ गए। ये तमाम अगर इनको आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ा जो घोटाला सामने आया और जो सवाल बन करके खड़ा हो गया मोदी सरकार के सामने, वो था 9 लाख करोड़ का एनपीए। एनपीए का मतलब यह होता है कि अगर आपने लोन दिया है, यानी अगर बैंक ने लोन दिया है, तो अब वो ऐसा लोन हो गया जिसकी वापस होने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी उसको यह मान लिया जाता है कि ये बैंक का नुकसान हो गया।
9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। आप समझ लीजिए ये मोदी सरकार में हुआ और ये कैसे हो गया, क्यों एनपीए किया गया, ये एक बड़ा सवाल बन गया। ये किसके खाते में जाएगा? क्या ये अपोजिशन के खाते में जाएगा या जिसकी सरकार है उसके खाते में जाएगा? तो ये 9 लाख करोड़ आप समझिए कि बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए 9 लाख करोड़ रुपया। फिर आप देखिए कि ये 2019 में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पुलवामा आ गया था और पूरा चुनाव पुलवामा पर लड़ा गया। ये आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सतपाल मलिक की गुफ्तगू सुन लीजिए, जो माहिरीन है उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। और अब तो सोशल मीडिया पर भी ये बात आई जाने लगी कि 2019 में जो मोदी जी की जीत हुई है वो उनके कारनामों की वजह से नहीं हुई बल्कि पुलवामा की वजह से हुई है। लोगों में गुस्सा था और उन्होंने उन शोहदा के नाम पर वोट दिए कि जिन्हें पुलवामा में दहशतगर्दों ने मार दिया था। हालांकि आज तक जांच नहीं सामने आई, किसी भी कसूरवार को सजा नहीं मिली और इसीलिए अब फिर यह मामला सतपाल मलिक ने उठा दिया है। अब आप देखिए कि यही वो 19 का दौर था कि जिसमें नीरव मोदी को छोटा मोदी कहा गया और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया। यह एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। और फिर आप देखिए कि माल्या का, विजय माल्या का मामला सामने आया। 9,000 करोड़ रुपया लेकर विजय माल्या फरार हो गए। अब यह रिपोर्ट है कि 1 मार्च 2016 को राज्यसभा की रिपोर्ट है कि विजय माल्या मौजूद थे, लेकिन दूसरे ही दिन वो फरार हो गए। किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। कौन फरार हुआ? विजय माल्या फरार हुआ। कितने करोड़ का घोटाला करके फरार हुआ? 9,000 करोड़ का घोटाला। अब ये किसके खाते में जाएगा? अब आप इसको क्या नाम देंगे? ये भ्रष्टाचार है? ये कौन सा चार है? ये आप नाम दीजिए, लेकिन बराह रास्त न सही, लेकिन आप देखिए कि ये सारा कुछ जो है वो मोदी सरकार पे जाकर के रुकता है। फिर और आइए, ललित मोदी। सवाल यह है कि ललित मोदी को अब तक क्यों नहीं लाया गया? क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई? इसके साथ ही हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे का मामला भी, जय शाह का मामला भी उठा। कांग्रेस ने एक बड़ा इल्जाम लगाया कि आखिर 50,000 से शुरू होने वाली कंपनी अचानक 80 करोड़ की कैसे बन गई? यह 80 करोड़ कहां से आ गए? 16,000 गुना मुनाफा कैसे हो गया? आज तक इसका जवाब नहीं दिया गया। इस पर पूरी तरीके से मोदी सरकार खामोश रही। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। इसके बाद रोहिणी सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया गया था। वो मुकदमा जो है अभी चल रहा है, 100 करोड़ का मुकदमा था। फिर आप देखिए कि रेलवे में जो मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, इनका भी घोटाला, भ्रष्टाचार सामने आया। हालांकि पीयूष गोयल को हटा दिया गया, लेकिन अभी इस पर जवाब नहीं दिया गया कि जो भ्रष्टाचार हुआ है। अब अगर स्टेट की बात करें, यह भी मामला उठाया गया था 2019 में और अब फिर उठाया जा रहा है। एक लंबी लिस्ट है, व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया। जब पीएम ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सवाल यह है कि व्यापम घोटाले की जांच क्यों नहीं की गई? और जांच हुई तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या अगर मध्य प्रदेश में कोई और सरकार होती तो वहां ईडी और सीबीआई और तमाम जांचें नहीं पहुंचती? यह एक सवाल है और मोदी जी खामोश है। अब मैं बात करूं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। यह बात है 2022 की। इसमें यह बताया गया है कि जब से मोदी सरकार आई है सिर्फ 2 पॉइंट की कमी हुई है भ्रष्टाचार में। यह ऑल ओवर बात हो रही है और 180 देशों का जायजा लिया गया। इसमें बताया गया है कि 180 में 50वां
स्थान है भ्रष्टाचार में भारत का, यानी 85 जो स्थान है वो भारत का है और सिर्फ 2 पॉइंट की कमी आई है। ये रिपोर्ट है। सवाल ये है कि जब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो ये 2% आया कहां से? ये 2% सिर्फ कम क्यों हुआ? ये इंडेक्स में और बड़ी कमी क्यों नहीं आई? फिर आप देखिए कि सतपाल मलिक ने, जो जम्मू कश्मीर के ही गवर्नर नहीं थे बल्कि इनका एक लंबा इतिहास है। 28 साल की उम्र में सतपाल मलिक जन प्रतिनिधि चुने गए। इसके बाद 2012 में वो भाजपा के उपाध्यक्ष बने। आप देखिए, भाजपा के उपाध्यक्ष बने। 2017 से 2022 तक 4 राज्यों के गवर्नर बने। अब जब ये बात कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो जाहिर है कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है बल्कि बड़ी शख्सियत है। और उन्होंने कहा है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं। कैसे इन्होंने इल्जाम लगाया है वो आपने देखा। अब तो जांच भी हो रही है, सीबीआई भी पहुंची है और जानने के लिए कि कहां कितने करोड़ का क्या मामला है। बहरहाल, इसके अलावा उन्होंने पुलवामा का मामला उठाया और सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए उन पर कहा कि जब मैं बोलना चाहता था तो मुझे चुप कराया गया। इसको किस श्रेणी में रखा जाए, जबकि इसमें काफी गहरा मामला बताया जा रहा है। अब आप आए ये अडानी का मामला। अडानी का मामला पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अभी राहुल गांधी ने इसको उठाया है और पूछा है कि आखिर 20,000 करोड़ रुपए कहां से आ गए? क्या इसका कोई जवाब दिया जाएगा? क्या इसका जवाब दिया जा रहा है? फिर अडानी का मामला जो है, आप देखिए कि इंटरनेशनल सतह पर भी अडानी की क्या पोजीशन हो गई। नंबर 2 से वो कहां से कहां पहुंच गए सिर्फ एक जांच के मामले, एक रिपोर्ट के मामले में। लेकिन अभी इस पूरे मामले में मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। आप देखिए, न नीरव मोदी के मामले में जवाब आया, न मेहुल चौकसी के बारे में जवाब आया, न पीएनबी घोटाले के बारे में जवाब आया। और ये तमाम सवाल जो है एक लंबी फेहरिस्त बनी हुई है। तो ये जो भ्रष्टाचार है जिसके बारे में आरएसएस ने कहा कि पहला मौका है कि जब हमें भ्रष्टाचार का बचाव करना पड़ा, तो सवाल यह है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या उसमें यह बचाव वाली स्थिति नहीं है? क्या यह बचाव नहीं करना पड़ रहा है कि हर चीज में चुप्पी है सरकार की, हर चीज में खामोशी है और एक लंबी फेहरिस्त है। हालांकि अभी पीएम ने कहा कि अपोजिशन चाहे जितना मुत्तहिद हो जाए, चाहे जितना एक हो जाए, लेकिन भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या इस पर अब कोई यकीन करेगा? क्या इस पर कोई भरोसा करेगा? लोग सवाल नहीं करेंगे कि आपने कर्नाटक में क्या किया? आखिर क्यों आप भ्रष्टाचारियों का बचाव करते रहे? क्या कोई सवाल नहीं करेगा कि मध्य प्रदेश में आप शिवराज सिंह की चौहान की सरकार का बचाव आप क्यों कर रहे हैं? वहां बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए लेकिन आप खामोश हैं। क्या यह सवाल नहीं किया जाएगा? क्या यह सवाल आपसे नहीं किया जाएगा कि आप विपक्ष के बारे में तो कहते हैं लेकिन आप अडानी पर जवाब क्यों नहीं देते? क्यों अडानी की जांच नहीं हुई? क्या आप नीरव मोदी के बारे में जवाब देंगे? क्या मेहुल चौकसी के बारे में जवाब देंगे? क्या सतपाल मलिक ने जो सवाल उठाए उसका जवाब देंगे? क्या ये लोग समझ नहीं रहे, लोग देख नहीं रहे? और फिर आरएसएस ने द ऑर्गेनाइजर में तो इदार यही लिख दिया। तो सवाल यह है कि अब कैसे इनकी बात पर यकीन किया जाए? एक लंबी फेहरिस्त है और यह नारा भी कहीं गायब हो गया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चलिए मान लेते हैं कि आपने कुछ नहीं खाया, आप भूखे ही रहे, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने खाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? यह एक बड़ा सवाल मैं समझता हूं 2024 में बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।